हेलो। तो पार्ट नंबर 2 आपका स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट 1 कर लिया था और काफ़ी अच्छे से किया था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्लियर है? तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। फटाफट से हमें सारी वीडियोस बनानी है किसी भी कीमत पे। ठीक है, और मैं एक मिनट मार्कर ब्लू वाला मार्कर ये रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन जो इस चैप्टर की बनती है हमारे इसमें, वो है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, नहीं स्टैट है तो है क्या। तो हम बोलेंगे देखो, इट इज अ मैथड, एक ऐसा मैथड है जिसमें आप क्या करते हो, डिसीजंस लेते हो। इट इज अ मैथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यूमेरिकल डेटा। यानी पूरे स्टैट में आप न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे देखो डिसीजंस लेते हो। देखो, आप मेन निकालते हो न्यूमेरिकल डेटा है, मोड निकालते हो न्यूमेरिकल डेटा है, जो भी आप ग्राफ एंड आउट करते हो न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे ही बनता है। तो उसने बोला इट इज अ मैथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, यानी इसमें ये एक ऐसा मैथड है जिसमें आप डिसीजंस लेते हो किस बेसिस पे, न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे। तो आपको ये याद रखना चाहिए, यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हमें क्वांटिटी की बात करनी है। तो इट इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो इसका है वो है स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइन इन टू वेज, यानी स्टैट को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें पहला हमारे पास है सिंगुलर सेंस, यानी सिंगुलर सेंस में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, और या फिर प्लूरल सेंस में इसको डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंस की। किसकी बात करेंगे? सिंगुलर सेंस की बात करेंगे। और देखो डेफिनेशन क्या लिखे हैं यहाँ पे, उसने बोला स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक, यानी ये उन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहा है जिन चीजों को मैं अंडरलाइन करता हूँ। प्लीज आप भी अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, इससे क्या है, काफी आसानी होगी आपको समझने में। और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन में भी कंजूसी करते हैं, आराम आराम से पेन की स्याही बचानी होती है, ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं यार, थोड़ा अच्छे से घोटो उसे। ठीक है, जितना अच्छा से आप उसे आप हाईलाइट करोगे वो आपको ज्यादा अच्छे से आपकी आंखों में आएगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, उसकी पिक्चर अच्छी बनती है, यानी इमेज अच्छी उतर के आती है। तो उसने बोला सिंगुलर सेंस के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स मींस स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक्स, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है किससे, कलेक्शन से। यानी डेटा को कलेक्ट करो, उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज करो, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जो आपने डेटा ऑर्गेनाइज किया अब उसको क्या करो, क्लासिफाई करो। तो पहले कलेक्शन करनी है, कलेक्शन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन करनी है, फिर क्लासिफिकेशन करनी है, देन उसे प्रेजेंटेशन करना है, फिर एनालिसिस करनी है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यहां तक आप भी लिख लीजिए, मैं भी समझाता हूं इसका मतलब एज इट इज क्या क्या है, फटाफट से आप उतार लीजिए। ठीक है ना। तो स्टैट का मतलब क्या है, स्टैट मींस स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू, जो कि कलेक्शन से, ऑर्गेनाइजेशन से, क्लासिफिकेशन से, प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड होता है। तो 1 2 3 4 5 6 6 बातें इसमें बोली गई है। क्लियर है? यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आपको ना अपने यहाँ का ना कोई डेटा कलेक्ट करना, सपोज करो आपको पॉपुलेशन काउंट करनी है। ठीक है, पॉपुलेशन का डेटा आपको कलेक्ट करना है। किसकी पॉपुलेशन, तो जो मैं आपको देखो, जो मैं ऑफलाइन में एग्जांपल देता हूँ वही मैं आपको ऑनलाइन इसी वीडियोस के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपको अपनी गली के कुत्तों का क्या नाम है, पॉपुलेशन काउंट करनी कि कितने उसका है, यानी उसकी एक उसका स्टैट बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, डेटा कलेक्ट करोगे, यानी हर गली गली में जा करके देखोगे कितने कुत्ते हैं, हर घर घर में जाके देखोगे कितने कुत्ते वहां पाले गए हैं, कितने कुत्ते वहां पे है। तो आपने क्या सबसे पहले कलेक्शन करना है, यानी डेटा कलेक्ट करना है, तभी तो स्टार्ट बनेगा। फिर जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको अच्छे से क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उसमें से पिल्ले कितने हैं, मेल जो क्या नाम है, मेल ब्रीड कितनी है, ठीक है, उसमें फीमेल्स ब्रीड कितनी है, वो आपको अलग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया ना। तो आपको पहले डेटा कलेक्ट आपने किया, देन उसके बाद आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको क्लासिफाई करो उनके अकॉर्डिंग, जो भी आपको क्या नाम है तरीके से उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई के बाद उस डेटा को प्रेजेंट करना है सामने, प्रेजेंट करने के बाद उसको आप एनालाइज करो कि वो डेटा आपने सही से किया है नहीं किया, उसके टोटल्स एंड ऑल सब मैच करिए आप, और उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसको एक्सप्लेन करो, उस डेटा को एक्सप्लेन करो। तो बहुत आसान डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए पेपर में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो आपको पहचानना पड़ेगा वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। क्लियर है? तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। स्टैट मतलब क्या है, ये स्टैट मतलब होता है एक मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, जो डिसीजन लिए जाते हैं किस बेसिस पे, न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे। दो बेसिस पे इसको डिफाइन किया जा सकता है।
पहला सिंगुलर सेंस, दूसरा प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस कहता है ये वो स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक है जो कि रिलेटेड है कलेक्शन से, ऑर्गेनाइजेशन से, क्लासिफिकेशन से, प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से। अगर आपसे कोई पूछेगा स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, स्टेजेस क्या है, तो स्टेजेस में बेटा आप ये सब लिख सकते हो। क्लियर है? एक पॉइंट यहाँ पे कम है बुक में तो मैंने भी कम लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी आप ऐसे एज इट इज पूरे लिख सकते हो। क्लियर है? कौन से स्टेजेस, और स्टेजेस आपको ऐसी सीरीज में लिखना पड़ेगा, आप इसको ऊपर नीचे नहीं लिखे तो ज्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। इसको लाइन बाय लाइन ही लिखे जैसा लिखा गया। जैसे सबसे पहले स्टेज कौन सी है? कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर है एनालिसिस ऑफ डेटा और फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी एज इट इज मैंने इसको उतारा गया। क्लियर है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी जो डेफिनेशन के अंदर पॉइंट्स है उन्हीं से ही इसको स्टेज को बनाया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? देन उसके बाद अगली लास्ट डेफिनेशन आती है कि प्लूरल सेंस के हिसाब से स्टैट है तो है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स मींस इन्होंने बोला ये वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि कलेक्ट किए गए हैं। कैसे? सिस्टमैटिकली कलेक्ट किए गए, यानी एक तरीके से कलेक्ट किए गए हैं। क्लियर है? और वो भी किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, यानी किसी विशेष किसी पर्पस के लिए, यानी जो ऐसा पर्पस जो कि डिफाइन था पहले से डिफाइन था, यानी पहले जो पर्पस आपने आपके माइंड में था कि हाँ मुझे इसी के लिए क्या नाम है इस स्टैट का यूज करना है। देखो अगर मान के चलो आप गली में अभी घर में खाली बैठे हो और आप गली में मान लो कुत्ते की काउंट करने जा रहे हैं, कितने कुत्ते हैं। हमने बोला भाई तो कुत्ते क्यों काउंट कर रहा है? कह रहा भाई वेला बैठा हुआ ऐसे काउंट कर रहा हूँ, देखना है कि कैसे कितने हैं कितने नहीं है। तो बेटा वो स्टैट नहीं है, कोई पर्पस भी तो होना चाहिए ना, किस पर्पस के लिए आप उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, हम पॉपुलेशन काउंट करवाते हैं, गवर्नमेंट पॉपुलेशन काउंट करवाती है, तो बेटा उसका कोई पर्पस होगा ना। ठीक है, कि उसके हिसाब से फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना होगा, गरीब लोग कितने, अमीर लोग कितने, गवर्नमेंट कुछ सोच समझ के करती होगी ना। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स है। पहले तो न्यूमेरिकल क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव वे में होंगे। क्लियर है? तो ये वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसको सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाता है, तरीके से कलेक्ट किया जाता है, वो भी किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, यानी कोई ऐसा स्पेशल पर्पस होगा, कोई ना कोई मेन पर्पस होगा जिसके लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के लिए। ठीक है, यानी आप उससे फिर कोई किसी भी टाइप का आप यूज कर सकते हो। एक तरीके से मैं ये बोलूँ तो आपने कोई विशेष चीज सोच करके वो डेटा कलेक्ट किया होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो अगर कोई सिंगुलर सेंस बोलेगा तो आप बोलोगे स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। बट इन केस ऑफ प्लूरल में बोलोगे न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि सिस्टमैटिकली कलेक्ट हुए होंगे फॉर डेफिनेट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, प्लीज आप भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस, या ये कह सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में। क्लियर है ना? तो आप हेडिंग बना लीजिए और आप चाहे तो उसे ना लाइन बाय लाइन आप कर सकते हो। मैंने इसको एक चार्ट की फॉर्म में करने की कोशिश किया है। ठीक है ना, आप इसे लाइन बाय लाइन कर सकते हो। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एंगल बिल्कुल सही है, सब दिख रहा है आपको। ओके है शायद, यस ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस कहे या न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में कहे तो हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। इसका मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल। ठीक है ना, तो यानी एक से ज्यादा फैक्ट होने चाहिए। अगर आप बोलते हो देखो मैंने काउंट कर लिया पॉपुलेशन, देखो वो एक बंदा है, तो यार उससे थोड़ी ना वो क्या नाम है स्टैट बन जाएगा। स्टैट के लिए आपको ज्यादा डेटा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ज्यादा डेटा चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया हुआ है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। 1 नंबर 2, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, यानी नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। ये क्वालिटेटिव यानी गुण वाली विशेषता, यानी क्वालिटी की बात नहीं करना चाहिए, ये क्वांटिटी की बात करना चाहिए। क्लियर है? तो 2 पॉइंट पहले समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आपको सब कुछ विजुअल हो रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। मैं बार बार इसी चीज को चेक करने के लिए बार बार जा रहा हूं कि आपको ढंग से विजुअल है या नहीं है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। सिंगल नंबर स्टैट नहीं बनाता है, यानी सिंगल नंबर से स्टैट नहीं बनता है। इट इज ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स। ये क्या हो सकता है? जब एग्रीगेट होगा ना तभी इससे निकला जा सकता है। मतलब
एक सिंगल नंबर स्टैट नहीं बनाता है। स्टैट कब बनेगा? जब वो एक से ज्यादा नंबर्स होंगे। ठीक है, एक सेकंड यार, फिर दोबारा फिर एक कॉल ऑपरेशन कर रहा है, जस्ट अ मिनट है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा एक सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैट नहीं बनाता है, इसके लिए एक से ज्यादा नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इट इज ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्ट की बात करता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एज अगर एक से ज्यादा अगर नंबर होंगे तो क्या कर सकते हैं, एज सेम कैन बी कंपेयर, तो आप उसे आराम से कंपेयर कर सकते हो और फिर उससे कंक्लूजन भी इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ मतलब निकालना, तो आप इसे इससे इजीली कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। तो उसने बोला एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैट नहीं बनाता है, याद रखना। उसके लिए क्या होता है, एक से ज्यादा आपको क्या चाहिए होते हैं, नंबर चाहिए होते हैं। तो एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैट नहीं बनाता है। आपको स्टैट अगर बनाना है तो एक से ज्यादा नंबर चाहिए होंगे, यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए होंगे। हमेशा याद रखना है इस पॉइंट को। दूसरा, क्योंकि जब आपके पास एक से ज्यादा नंबर होते हैं, एक से ज्यादा मतलब आपका डेटा होता है, तो उसे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, उससे इजीली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ये बस इतना बोला हुआ है। दूसरा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी स्टैटिस्टिक्स जो होने चाहिए ना, वो एक्सप्रेस्ड होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी नंबर की फॉर्म में स्टैट होना चाहिए, कभी भी क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव बेस पे आप स्टैट नहीं बना सकते, आपको क्वांटिटी की जो यानी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पॉइंट भी आपका क्लियर होता है। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी जो स्टैट है ना, वो अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है मैनी फैक्टर से, यानी स्टैट जो है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। इसलिए आपको स्टैट यानी आप जब अपना डेटा तैयार कर रहे हो, आप स्टैट बना रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। क्लियर? तो अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, यानी एक कॉज नहीं, अनेक कॉज है, इसके अनेक कारण है। ठीक है, इसको अफेक्ट होने के लिए। आगे है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल मतलब होता है अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो कि डिपेंड करता है केस टू केस। अब रीजनेबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं रीजनेबल टाइम पे पहुंच गया हूं, यानी मेरे अकॉर्डिंग मैं सही टाइम पे पहुंच गया हूं। तो रीजनेबल मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि ठीक ठाक एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी अपनी तरफ से मैक्सिमम लेवल की आप एक्यूरेसी दो। मैं 100% कहीं नहीं लिखा हुआ वहां पे, रीजनेबल लिखा हुआ है, यानी ठीक ठाक। तो ठीक ठाक एक्यूरेसी, तो रीजनेबल एक्यूरेसी मस्ट बी कैप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। तो आप जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको रीजनेबल एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका माइंड में रीजनेबल एक्यूरेसी का ध्यान होना चाहिए। अगला है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और आगे लिखा हुआ है देयर शुड बी अ प्लान, एक प्लान होना चाहिए टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। तो बड़े सिंपल से पॉइंट्स है, शायद आपको आराम से समझ में भी आ रहे हैं और जल्दी याद भी हो जाएंगे। क्लियर? फिर है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, यानी जो स्टैट का जो डेटा होना चाहिए ना, वो आपस में म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। अब मैंने आपको बोला जाके, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि जाके कुत्तों का डेटा आपको कलेक्ट करना है। अब आप डॉग्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बताओ वहां पे एक गाय बंदी, आप उसको भी कुत्ता बता रहे हो, एक भैंस बंदा है उसको भी कुत्ता, उसका भी डेटा उठा के लिया यार, तो आपस में कंपेयर कैसे कर लोगे? अगर आप कुत्तों के साथ साथ गाय, भैंस, बिल्ली, सुअर सबका डेटा उठा के ले आए, तो भाई साहब कुत्तों का डेटा कैसे मैच हो जाएगा? कंपेयर कर पाओगे आपस में उनको? नहीं। अब आप कह रहे हो भैंस को भौंक के दिखा, अबे भाई भौंकेगी कैसे वो? तो इसलिए हमेशा डेटा जो है ना वो म्यूचुअली रिलेटेड, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि आप इजीली उससे क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो इन्फॉर्मेशन बोलो या डेटा बोलो, ऑब्लिक यानी स्लैश डाला है, ऑब्लिक डेटा मस्ट बी म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, यानी वो आपस में रिलेटेड होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। क्लियर? तो एक बार पॉइंट में रिवाइज, यहां तक मैं पॉइंट दोबारा बता देता हूं, फिर लास्ट पॉइंट पढ़ लेंगे। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, यानी सिंगल नंबर से स्टैट नहीं बनता है, एक से ज्यादा नंबर आपको चाहिए होंगे, एक से ज्यादा फैक्ट आपको चाहिए होगा, तब जाकर के आपका क्या बनेगा, स्टैट बनेगा। यानी सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, इट इज ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट, यानी आपको एक से ज्यादा यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्स चाहिए होंगे, तब जाके स्टैट बनेगा। तभी आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हो और उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, इसका मतलब वो क्वांटिटेटिव नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, वो क्वालिटेटिव वे में नहीं होना चाहिए। इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी स्टैट जो होता है वो आपका कई सारे फैक्टर से क्या होता है, अफेक्टेड होता है ना? तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया, कई सारे फैक्टर से वो इफेक्ट होता है।
आगे लिखा हुआ है रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी ठीक ठाक एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए आपको, यानी रीजनेबल एक्यूरेसी मस्ट बी कैप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपको अपने दिमाग में रीजनेबल एक्यूरेसी यानी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी यानी ठीक ठाक एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यानी आप भी जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो आपको स्टैटिस्टिकल डेटा एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए, एक तरीके से कलेक्ट करना चाहिए, और कलेक्ट करने के लिए भी एक प्लान बना लो। पहले क्या करना है, एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाए। साथ ही साथ म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल होना चाहिए, इसका मतलब जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा अगर आपस में रिलेटेड नहीं है तो आप उसे कंपेयर कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर मैंने कुत्तों का डेटा बोला तो बेटा कुत्ते का डेटा ही, यानी कुत्ते का डेटा ही उठाना पड़ेगा, इंसानों का बोलूंगा तो इंसानों को उठाना पड़ेगा, हाथी बोलूंगा तो हाथी का डेटा उठाना पड़ेगा। क्लियर है ना, तभी वो आपस में क्या म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल होंगे। लास्ट में प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी आप जो भी स्टैट आप कर रहे हो ना उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव विदाउट एम अगर आप किसी स्टैट यानी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो बेटा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने कहा ना, आप गली में वेले घूम रहे हो, ठीक है, ओए मैंने एक कुत्ता देखो, एक वहां पे भी कुत्ता है, मैंने स्टैट कलेक्ट कर लिया, अबे तो वो स्टैट नहीं है, फिर वो एक नंबर है खाली, ठीक है ना। बैठे बैठे आपने 5 मक्खियां पकड़ ली, मैंने क्या कर रहा है, कह रहा मैं कुछ नहीं, खाली ऐसे स्टैट बनाने की सोचता। भाई किस लिए, मक्खी पकड़ने का मतलब क्या है, कह रहा भाई वो तो नहीं, बस ऐसे स्टैट बना रहा हूं। भाई फिर वो स्टैट नहीं है, फिर वो एक नंबर है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि मेरे घर में कितनी मक्खियां, फिर मैं इनको मारूंगा, ये करूंगा, समथिंग दिस दैट, मैं इनके लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, एक ऑब्जेक्टिव है, प्लान है दिमाग में, तो जाके वो स्टैट है। बट अगर प्लान ही नहीं है, बेवजह साला फालतू का टाइम में अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो बेटा वो स्टैट नहीं होता, फिर चाहे आप डेटा ही कलेक्ट क्यों ना कर रहे हो, फिर वो आपका जस्ट अ नंबर होता है। तो वही लिखा हुआ है प्री डिटरमाइंड, प्री मतलब पहले से सोचा हुआ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी पहले से सोचा हुआ एक ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही स्टैट आप कलेक्ट करते हो। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हो विदाउट एनी डेफिनिट ऑब्जेक्टिव, यानी बिना किसी पर्पस के अगर आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, तो विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सिर्फ वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है, यानी एक नंबर, जस्ट अ नंबर होते हैं वो स्टैट नहीं मानी जाती। समझ में आ गया। तो स्टैट मानने के लिए बच्चे उसका एक ऑब्जेक्टिव यानी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए कि आप उसको क्यों कलेक्ट कर रहे हो। समझ में आता सब कुछ, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पार्ट 2 को फटाफट खत्म करते हैं। देखो एक बार में मुझे पार्ट बनाने का मौका नहीं मिल पाता, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या है थोड़ा एक मतलब छोटे छोटे क्लिक्स मतलब पार्ट्स में बनाता हूँ और फिर उनको मर्ज करके एक पार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो फटाफट से इस वाले पार्ट को खत्म करते हैं। काफी जो मतलब पार्ट 2 था ये खत्म होने वाला है, उसके बाद पार्ट 3 एक और बनेगा, ठीक है ना, और उसमें भी मैं कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये 1 नंबर के कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने इसमें डाले हुए हैं, जैसे ऑल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज, अगर आपसे पूछेगा कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अगर आपको दे दी जाए तो क्या है, क्या वो स्टैट होगी, हम बोलेंगे नहीं। हर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है स्टैट नहीं होती, उसके लिए कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऑल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये बात किसने गई थी, ये लाइन किसने गई थी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये बात बोली थी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने बोला था, एल्फ्रेड मार्शल ने। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा डैश स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड, ये उन मेथड की बात करता है विच आर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। रेफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज फॉर, उन मेथड्स की बात कर रहा है जो यूज होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। तो उसने बोला कौन से मेथड, कौन बोलता है ऐसी बातें, तो उसने बोला डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो गया, कैसे पढ़ेंगे हम, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ इन्फ्लुएंशियल, तो अब ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डैश स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द मेथड्स बाय व्हिच कंक्लूजंस आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स बेस्ड ऑन अ गिवन सैंपल। अगर ये लाइन आपको लिखी हुई मिले तो आप क्या बोलोगे, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। नाउ द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन स्टैटिस्टिक्स आर, अगर आपसे ये बोला जाएगा द टू कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर,
ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स आर, तो आप क्या बोलोगे, वो दोनों ही डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो एक काम करना, पहले आप इसको लिखना, देन उसके बाद इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेना, और दोनों की डेफिनेशन लिखना जरूरी है आपके लिए। क्लियर हो गया? यानी यहां तक अभी तक हमने क्या देखा, देखो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो स्टैट नहीं होती है। क्लियर है? स्टैट होने के लिए और भी आपको बातें कंप्लीट करनी होती है, और भी शर्तें आपको कंप्लीट करनी होती है। आगे, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये किसने बोला था? ये एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। उसके बाद ये अलग करना, द टू कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन स्टैटिस्टिक्स आर डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? डेस्क्रिप्टिव क्या होती है? जिसमें उन मेथड्स की बात होती है जो कि यूज्ड होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है? जिसमें उन मेथड्स की बात होती है बाय विच, जिनसे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है रिलेटिंग टू यूनिवर्स। एक यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन से रिलेटेड, किसी यूनिवर्स से रिलेटेड जो है कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, जो कि बेस्ड होता है किस पे? अ गिवन सैंपल। नाउ statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। अगर ये लाइन आपको लिखी हुई मिले और पूछे किसने ये लिखा था, किसने ये बोला था, तो आप बोलोगे बोले ने ये बोला था। अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद भी कर लेना, ठीक है ना। तो बोले ने ये लाइन लिखी हुई थी, तो ये लाइन किससे रिलेटेड है? ये बोले से रिलेटेड है, ये डेफिनेशन उन्होंने दिया था, ठीक है ना। बट अगर ये वाली लाइन पूछी जाए, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes। अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको पेपर में लिखी हुई मिल जाए और 4-5 जनों के नाम दिए हुए रहे वहां पे, तो आपको क्या बोलना है? वहां पे बोलना है यूले एंड कैंडल, ठीक है ना। तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि नाम है, नाम पता नहीं किसी भी वे में बाहर वाले कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूले एंड कैंडल जो है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिए। ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी नाम है जो कि पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा, लिमिटेशन और फंक्शंस के साथ। अभी लिमिटेशन फंक्शंस रहते हैं ना चैप्टर के, उसके साथ में बताऊंगा। तो 3 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये एक एक नंबर के लिए 3-4 पॉइंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट 3rd पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।